है आप सबका फिर से एक बार ब्रेनियक एजुकेशन फिज़िक्स चैनल में। और आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की। लास्ट वीडियो में हमने गॉस लॉ ऑलरेडी जो है डिस्कस कर लिया है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। गॉस लॉ के एप्लीकेशन में हम गॉस लॉ का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड्स वगैरह निकालते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन जो फर्स्ट है हमारा, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो है हमारी एक इनफाइनाइट लेंथ की जो है एक वायर है जो कुछ चार्ज कैरी कर रही है। ठीक है, तो इस पर हम ये कहते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पर यूनिफॉर्मली कैसे, यानी कि अगर हम इसका इक्वल सेगमेंट लेते हैं लेंथ का तो हमें इक्वल चार्ज ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पर हमें ज़्यादा चार्ज मिले और कहीं पर कम। तो ये इसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली, यानी कि अगर इसका हम वन मीटर का सेगमेंट लें वायर का, और अगर हमें यहाँ पर सपोज़ करिए 2 कूलाम चार्ज मिलेगा, तो अगले वाले 1 मीटर पर भी हमें 2 कूलाम ही मिलेगा। इस तरह से, ऐसा नहीं कि यहाँ पर चार्ज ज़्यादा और यहाँ पर चार्ज कम। तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्योंकि ये इनफाइनाइटली लेंथ है, तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पर कि सपोज़ करिए यहाँ से हमने 2 सेगमेंट लिए इसके, कि जितनी दूर यहाँ से डिस्टेंस हमने ये ली, और एक लेंथ सेगमेंट यहाँ पर हमने छोटा सा लेंथ सेगमेंट DL ले लिया। जितनी डिस्टेंस इसकी यहाँ से है, सेम उसी डिस्टेंस पर हमें एक पॉइंट यहाँ पर भी मिल जाएगा, सेम डिस्टेंस पर, क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ है। तो हम ये नहीं कह सकते जितनी लेंथ हमें इधर मिलेगी इतनी लेंथ पर सेगमेंट एक हमें यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सपोज़ करिए यहाँ से जो फील्ड बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है। हमने कहा E वेक्टर, इसकी वजह से ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज़ R, और इसकी वजह से हमने ये, इसको मैंने R1 बोला, इसकी वजह से ये E1 बना। ऑलराइट, और सेम डिस्टेंस पर ही ये है, तो इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा हमने कहा वो हमारा ये है, इसको हमने E2 बोला, और ये हमारे R2 लेंथ है। देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये वायर है और इस वायर से R डिस्टेंस दूर इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैलकुलेट करना है, तो समस्या हमारे सामने ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ, यहाँ तक के कुछ, यहाँ तक के कुछ, यहाँ तक के कुछ, ऐसे हो सकती है। आपने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखा ही होगा। ठीक है, ऐसी समस्या हमारे सामने आती है। तो हमने क्या किया, हमने छोटी सी लेंथ DL ये मान ली, जो कि यहाँ से सेम डिस्टेंस पर है। तो जितनी डिस्टेंस यहाँ से ये वाली होगी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से ये वाली होगी। ठीक, तो हमारे लिए हम ये कहेंगे कि जो लेंथ सेगमेंट का ये हिस्से हैं ये दोनों सेम हैं, और ये डिस्टेंस भी सेम है। तो इसकी वजह से जो E1 और ये जो E2 बन रहा है यहाँ पर, हम ये कह सकते हैं कि E1 और E2 भी बराबर होंगे। अब अगर हम मान लें कि ये जो एंगल है ये थीटा एंगल है, दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, तो ये वाले एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ऑल क्लियर। तो इसका जो सेगमेंट होगा इधर वाला, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है E1, इसका जो इधर वाला कंपोनेंट होगा ये होगा E1 cos थीटा। ऐसे ही इधर वाला हो जाएगा E2 cos थीटा। ऑलराइट, और ये जो इधर वाला है ये हो जाएगा दोनों का E1 sin थीटा, और इस वाले का भी ये हो जाएगा E2 sin थीटा। ये दोनों एक साइड में काम करेंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं, यानी कि ये cos थीटा वाले, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो यानी कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सिर्फ इस डायरेक्शन में रह जाएगा, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा सिर्फ आउटर डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ, ऐसे। क्लियर। यानी कि अगर हम और भी लेंथ सेगमेंट यहाँ पर ले लें, सपोज़ करिए ये ले लें, इसकी वजह से भी जो फील्ड बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इन दोनों का भी सेम वही पैटर्न चलेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनके ख़त्म होते रहेंगे, और जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं बाहर की तरफ ये जुड़ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर कोई भी अगर पॉइंट है तो उस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ काम करेगा। अगर ये है तो भी बाहर की तरफ काम करेगा, और अगर यहाँ है तो भी बाहर की तरफ काम करेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग
वायर है। तो इसके सारे आउटर कंपोनेंट हम जोड़ देंगे, यानी कि सिर्फ नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ काम करेगा। ये तो हमें पता चल गया। चलिए अब इसमें हम गॉस लॉ अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इस सब यहाँ से मिटा देता हूँ, सब मिटा देता हूँ यहाँ से। ऑल क्लियर। अब हम यहाँ पर क्या मानेंगे, गॉस लॉ हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने इसी P पॉइंट को लेकर एक क्लोज्ड जो है सरफेस यहाँ पर मान लेंगे। कैसे, जैसे कि एक गॉस लॉ में हम मानते हैं कि ये हमारा P पॉइंट है और यहाँ हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने इस पॉइंट को लिया और एक क्या कर दिया, एक क्लोज्ड जो है सरफेस हम यहाँ पर बिल्कुल बना देंगे, क्लोज्ड लूप। इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, पेस्ट, और ठीक है। इस तरह से ये मैंने बिल्कुल क्लोज इसके चारों तरफ क्या बना दिया, एक सिलेंडर टाइप मैंने बना दिया इस वायर को लेके। यानी कि ये जो हमारा P पॉइंट है इस सिलेंडर पे लाई करता है। तो ये मेरा क्लोज्ड लूप है इस वायर के चारों तरफ। जैसे ये वायर है, इसको एक सिलेंडर में मैंने कवर कर दिया इस तरह से कि उस सिलेंडर के एक पॉइंट पे हमारा ये जो P पॉइंट है ये आ रहा है। यहाँ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकालना है। तो हम यहाँ गॉस लॉ अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें ये तो पता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ वर्क कर रहा है, सिर्फ आउटर साइड में, सिर्फ कर रहा है बाहर की तरफ वर्किंग, यानी यहाँ पर इस तरह से जो है वर्क कर रहा है। ऐसे ही इधर भी ये वर्क करेगा बाहर की तरफ ही, एन कैप, एन कैप। अब ये एन कैप क्या है, ये है एरिया वेक्टर। ये क्या है, एरिया वेक्टर। जो ये बाहर वाला इधर वाला सरफेस है इसका एरिया वेक्टर कहाँ काम करेगा, इधर, ठीक है। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसकी बात करते हैं। देखिए चलिए इस सरफेस को मैं नाम दे देता हूँ, ये S1 है और ये S2 है और ये इसका बाहर वाला सरफेस है। तो सरफेस S1 और S2 के लिए 4 सरफेस S1 एंड S2 के लिए जो फाई E है, जिसे हम लिखते हैं E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, जिसे हम लिख सकते हैं E ds cos थीटा। तो इन S1 और S2 सरफेस के लिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा नेट वायर से बाहर की तरफ ही रहता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक बाहर रहेगा तो सरफेस एरिया, यानी ये एरिया वेक्टर, ये जो आप देख रहे हैं एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट ds वेक्टर और cos 90 डिग्री। और हमें पता है cos 90 डिग्री जो है वो कितना होता है, 0, ठीक है। तो हमारा ये सरफेस S1 और S2 के लिए जो हो जाएगा, S1 एंड S2 सरफेस के लिए जो नेट फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, 0। यानी इस सरफेस का भी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा और इस वाले सरफेस का भी कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेट फ्लक्स रहेगा 0। अब बात करते हैं इस सरफेस की, ये जो आप देख रहे हो जिस पर हमारा P पॉइंट लाई कर रहा है। इस सरफेस के लिए अगर हम निकालें एट पॉइंट P, तो देखिए P पॉइंट पर हम निकालेंगे नॉर्मली फाई E इज़ इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और इसको हम लिख सकते हैं E ds cos थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने E वेक्टर लिखा इसको, और ds जो भी हमारा एरिया है, ठीक है। और cos थीटा यहाँ पर कितना होगा, cos थीटा हो जाएगा यहाँ 0 डिग्री, cos थीटा हो जाएगा 0 डिग्री।
0 डिग्री क्यों? क्योंकि इसी डायरेक्शन में तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में यहाँ पर ये एरिया वेक्टर है, तो cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा E ds। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमारा जो फाई ई है किसी भी क्लोज्ड सरफेस पर वो कितना होता है? वो होता है ओनली Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, सिर्फ इतना ही होता है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो वैल्यू है E डॉट डी एस ये किसके बराबर होगी? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे E डॉट डी एस किसके बराबर हो गया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सवाल ये है कि इस क्लोज लूप के, अच्छा ये Q कौन सा है? ये जो Q है ये क्या है? ये है चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड लूप। तो अंदर यहाँ इस क्लोज लूप के अंदर चार्ज कितना है? चलिए इसको देख लेते हैं। सपोज़ करें कि ये जो हमारे लेंथ है इसकी वायर की, इस लूप के अंदर इस लेंथ को मैंने बोला L, ठीक है। तो और ये जो मेरी यहाँ पर P पॉइंट तक रेडियस है ये R है, ठीक है। तो ये जो एरिया यहाँ पर आप देख रहे हो ये एरिया कितना हो गया? 2 पाई R, ऑलराइट। तो हमें पता है यहाँ पर चार्ज कैसा है? लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर हम मान लेते हैं अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज कितना है हमारा? Q हमने माना इस L लेंथ पर जो नेट चार्ज है यहाँ इनसाइड कितना है? Q है। तो हमारा चार्ज कितना हो गया? Q अपॉन लेंथ कितनी है? L। तो ये जो Q की वैल्यू हो गई वो हो गई हमारी लैम्डा L, ठीक है। इस Q की जो वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारा जो E वेक्टर डॉट डी एस ये आएगा Q यानी लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं फुल लेंथ के लिए यानी कि इनफाइनाइट लेंथ के लिए, तो हम इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि फुल सरफेस के लिए। तो हमने छोटा सा एरिया लिया यहाँ पर, ये जो छोटा सा एरिया लिया था। अब इसे फुल L लेंथ के लिए हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे टोटल वो आ जाएगा चार्ज, वो कितना आ जाएगा? E वेक्टर। इसको फुल सरफेस एरिया के लिए जो है हम इंटीग्रेट करेंगे ds को, तो लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा ये हमारा? E वेक्टर इंटू सरफेस एरिया जो है इसका कितना हो जाएगा? 2 पाई R L इज़ इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये L से L कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जो हमारा E वेक्टर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से, जो हमारा नेट यहाँ पर क्या है? फ्लक्स है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकाल रहे हैं ये होगा, ठीक है, समझे। और यहाँ हम ये देख सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेंथ के लीनियरली, जो डिस्टेंस है उसके लीनियरली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लीनियर टर्म में। यहाँ कोई स्क्वायर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर यहाँ कि हम यहाँ पर इन दोनों के बीच का ग्राफ खींच देते हैं, अगर हम यहाँ ग्राफ खींचें तो E और R के बीच में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें कैसा मिलेगा? लीनियर ग्राफ मिलेगा, ऑलराइट। तो ये हमारा था इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से R डिस्टेंस अवे अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम शेल की तरफ, और ये कैसा है? हमारा स्फेरिकल सेल है, ऑलराइट। तो स्फेरिकल सेल की वजह से यहाँ पर हमारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, दोनों कंडीशन में हम निकालेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर हॉलो सेल। कैसा ले रहे हैं? हॉलो यानी खोखला,
जो अंदर से खाली होगा, ठीक है। और स्फेयर मतलब बॉल की तरह, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एक सेल है, स्फेरिकल शेल है, और जो चार्ज है वो चार्ज इसके सरफेस पर ही है, यानी कि अंदर से खोखला है तो अंदर तो कोई चार्ज होगा नहीं, कहाँ होगा चार्ज, सरफेस पर होगा, ठीक है। तो सरफेस को चार्ज दिया गया है और ये जो चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि अगर हम इक्वल सरफेस लेते हैं तो हमें इक्वल चार्ज ही मिलेगा। इस स्फेयर की जो रेडियस है वो है r। तो सपोज़ करिए हमें कोई पॉइंट P मिला, ठीक है, और इस P पॉइंट पर हमें पहले इनसाइड निकालना है। तो यहाँ देख लेते हैं कि ये जो पॉइंट P मिला है हमें, इस P पॉइंट पर हमें यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस शेल की वजह से। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ले लिया, जैसे कि हमने यहाँ पर भी ये गॉसियन सरफेस लिया था, इसको भी हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है, ये है हमारा गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पर भी क्या मान लिया, ये गॉसियन सरफेस एक मान लिया, मैंने इसको यहाँ बना दिया एक गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ऑलराइट, तो मैं यही मान लेता हूँ, let there is a hollow shell of radius r, and we have to calculate the electric field inside the cell at small r distance from the center, distance from the center। ऑलराइट, तो हमने ये गॉसियन सरफेस मान लिया यहाँ पर, और हमें अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ पता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कितना होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो क्यू है ये क्या है, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ऑलराइट, अब यहाँ आप ये देख सकते हैं कि गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो कैसा है, ज़ीरो। भाई गॉसियन सरफेस हमने ये लिया, क्या इसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, कोई चार्ज नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चार्ज इनसाइड द शेल, चार्ज इनसाइड द सरफेस Q इज इक्वल टू ज़ीरो। दैट इज़ वाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये जो हो जाएगा ई डॉट डी एस, ये कितना हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं ई वेक्टर भी कैसा होगा, ज़ीरो। देयरफॉर नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड इनसाइड द शेल। सही है, इसकी वजह से इनसाइड द शेल कोई भी फील्ड जो है डेवलप नहीं होगा। अब बात करते हैं आउटसाइड द शेल के लिए, ठीक है। तो देखिए, अब हमने यही माना कि ये हमारा एक हॉलो शेल है, और अब की बार ये जो P पॉइंट है ये हमारा आउटसाइड द सेल है, यानी कि यहाँ पर हमें ये निकालना है। तो हमने यहाँ पर एक ये रेड कलर से हमने क्या मान लिया, गॉसियन सरफेस मान लिया इसके चारों तरफ, गॉसियन सरफेस, यानी कि हमने इसको कवर कर दिया है, इसको चारों तरफ से गॉसियन सरफेस। ऑलराइट, और ये जो हमारा शेल है इस पर ही चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे हमने लास्ट टर्म में यहाँ देखा इनसाइड द शेल के केस में। हॉलो शेल है तो सारा चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पर होगा।
तो यहाँ पर हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी जो रेडियस है दैट इज़ कैपिटल आर, और यहाँ पर ये जो पी पॉइंट को लेके हमने जो गॉसियन सरफेस माना है इसकी जो रेडियस वो हमने स्मॉल आर मानी है। तो यहाँ पर ये एरिया वेक्टर हमारा एन कैप होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटर डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ जो थीटा एंगल है इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो यही चीज़ हम मान लेते हैं सेम इसमें फील्ड आउटसाइड द सेल। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट the field outside the shell at small r distance from the center. The center at point P. All right, so we assume Gaussian surface and point P also lies on this surface. ऑलराइट, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि P पॉइंट भी इसी सरफेस पर जो है लाई कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई ई जो हो जाएगा वो कितना होगा, सेम ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ई डॉट डी एस कॉस थीटा इज़ इक्वल टू, अब ये यहाँ पर हमने कहा क्यू चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमने इससे सिंपल क्यू चार्ज ही लिख लेंगे क्योंकि नेट चार्ज क्यू है इस पर, तो क्यू चार्ज आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ हम ये देखेंगे कि जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, बिकॉज एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन सो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं ई डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 0 डिग्री हमारा 1 हो जाता है, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो और ये जो डी एस है फुल सरफेस एरिया हम जो ले लेंगे फुल सरफेस, तो ई वेक्टर डॉट इसका इंटीग्रेट कर देंगे फुल सरफेस के लिए डी एस का, और ये डी एस कहाँ है माना हमने, डी एस हमने इस पॉइंट पर ये माना, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या हम इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बनेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया विच इज़ सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सही है, सेम जैसे पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है बिल्कुल ऐसे ही हमारा इसने क्रिएट किया शेल ने आउटसाइड द सेल। तो हम ये ऐसे बिहेव करेगा कि ये सारा का सारा चार्ज कहाँ रखा हुआ है, यहाँ सेंटर पर रखा हुआ है। इस तरह से बिहेव करेगा आउटसाइड के केस में, और इनसाइड के केस में यहाँ पर नेट फील्ड 0 होगा। तो हमने यहाँ पर देखा आउटसाइड हमारा इतना फील्ड बना, और यहाँ पर इनसाइड के केस में हमारा कैसा होगा, नेट फील्ड जो है 0 होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम सॉलिड सेल के केस में। तो सॉलिड सेल का केस इससे थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि सॉलिड सेल पूरा हमारा किसी भी मटेरियल मीडियम का बना हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो नेट चार्ज है वो सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ पर है अप्लाई हो रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आउटर साइड है, ऐसा हम नहीं कह सकते। ये सारा का सारा चार्ज पूरे शेल पर एक्चुअली
इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ हम कहेंगे कि पूरे वॉल्यूम पे जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऑलराइट, क्योंकि ये तो सॉलिड है इस तरह से, तो हम ये नहीं कह सकते कि सारा बाहर बाहर चार्ज है, पूरे वॉल्यूम पे इनसाइड तक पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा ये चार्ज। ठीक है, तो इसके केस में सब हम इनसाइड द सेल निकाल लेते हैं। तो यहीं हम ये कह देंगे एज आवर शेल इज सॉलिड so the Q charge distributed uniformly all over the volume of the shell। ऑलराइट, तो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये। ठीक है, अब इनसाइड द सेल के लिए हमने कहा कि सपोज़ करिए यहाँ पर कोई पॉइंट P है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P inside the shell at small r distance। ऑलराइट, सो हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे। ये हमारा यहाँ पर ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। तो सेम अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमारा जो नेट फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, पर अब यहाँ पर ये समस्या आती है कि नॉर्मल हमने ये ले लिया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा आउटर डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी हमारा आउटर डायरेक्शन में है सेम। तो चलिए कॉस थीटा तो हमारा कैसा हो जाएगा, कॉस थीटा फिर से जो है 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं दैट E डॉट डी एस इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है कि Q कितना होगा। ठीक है, क्योंकि पिछली बार तो 0 हो गया था, लेकिन इस बार तो पूरा शेल है। तो हम सबसे पहले निकाल देते हैं कि पूरे वॉल्यूम पे जब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो सेम अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज निकाल लें तो जितना भी ये वॉल्यूम होगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर उतना चार्ज उस पर होगा। नहीं, अगर हम मान लें कि यहाँ पर यूनिट यानी एक यूनिट वॉल्यूम में सपोज़ करें 1 कूलम का चार्ज है, तो डबल वॉल्यूम पे कितना हो जाएगा 2 कूलम, उसके ट्रिपल वॉल्यूम पे कितना हो जाएगा 3 कूलम। तो हम यहाँ यूनिट वॉल्यूम पर अगर चार्ज निकाल लें तो ये जो सरफेस है इसका वॉल्यूम निकालेंगे और उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट चार्ज हमें Q मिल जाएगा। तो इस चार्ज को हम कैलकुलेट करने के लिए मान लेते हैं इफ़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, रो इज़ इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सही है, और यहाँ वॉल्यूम कितना हो जाएगा Q अपॉन, यहाँ पर इस वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम लिख देंगे 4/3 पाई आर यानी स्मॉल आर इसके क्यूब। इतना यहाँ पर जो है हमारा वॉल्यूम है। नहीं, लेकिन सॉरी, ये हम पूरा जो है कैपिटल आर लेंगे क्योंकि हमें पूरे इस पर जो नेट चार्ज निकालना है यूनिट वॉल्यूम पे, तो कैपिटल आर आएगा। तो कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो हम यहाँ Q की वैल्यू लिख सकते हैं, Q इतना हमारा हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ठीक है, ये हमारा नेट चार्ज यहाँ पर हो जाएगा, जहाँ पे रो हमारे क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E डॉट डी एस वो आ जाएगा हमारा 4
पाई आर क्यू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू हमने क्यू की यहाँ पर पुट कर दी। अब फुल सरफेस के लिए अगर हम यहाँ पर ये पूरा लेते हैं नेट फ्लक्स फॉर फुल सरफेस, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे फुल सरफेस के लिए ds को कितना, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और जो यहाँ पर हमारा नेट फ्लक्स होता सरफेस होता है, कितना होता है सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमारा ये हो जाएगा ई वेक्टर इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ स्मॉल आर क्यों आ रहा है, क्योंकि अब हम ये वाला सरफेस ले रहे हैं, ठीक है। ये 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर क्यू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखिए एक यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई है, और वो मिस्टेक ये हुई है कि हमने यूनिट चार्ज तो निकाल लिया, ठीक है, हमने ये डेंसिटी निकाल ली, ठीक, लेकिन ये जो डेंसिटी है हमारी, हमें जब ये वाला चार्ज मालूम करना है, इस पर नेट चार्ज कितना होगा, तो उसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हमने ये जो निकाला ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकाला, ठीक, क्या निकाला, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सपोज़ करिए ये तो हो गया हमारा नेट चार्ज। अगर हमने माना कि यहाँ पर इनसाइड द चार्ज कितना है, क्यू डैश है, कितना है, क्यू डैश, इसमें हम मान लेते हैं क्यू डैश चार्ज है, जबकि जो नेट हमारा जो चार्ज है वो कितना है, क्यू चार्ज है, ये तो नेट चार्ज है। लेकिन इनसाइड द ये जो है इनसाइड द क्लोज्ड लूप हमने माना क्यू डैश, तो हमें क्यू डैश पता करना है। ऑलराइट, तो जो क्यू डैश है वो हमने यहाँ पर ये जो रो निकाला है, ठीक है, कितना हो जाएगा रो, सेम थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ, ये दोबारा से करना ही पड़ेगा पूरा। ठीक है, देखिए हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये मिल गई, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारी रो इज़ इक्वल टू आ गई 3 पाई आर क्यू अपॉन, अरे यार ये हो गया 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यू, ये आ गया। अब हम जो निकालेंगे ये Q डैश जो निकालेंगे, तो Q डैश हो जाएगा हमारा रो इंटू वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड सरफेस, यानी कि गॉसियन सरफेस, इसको मैं लिख देता हूँ GS। तो हमारा रो कितना आया 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यू, और ये हमारा निकल रहा है Q डैश, ठीक है, इनटू वॉल्यूम, ये कितना वॉल्यूम आएगा हमारा, ये वॉल्यूम आएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यू। ऑलराइट, तो अब ये देखिए 4 पाई से हमारा 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, तो जो क्यू डैश हमें मिलेगा वो मिलेगा Q अपॉन क्यू आर, स्मॉल आर की क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू, ये हमें मिलेगा। तो ये वाला जो Q है ये हमें यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो इसको ज़रा अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये हमारा जो E डॉट डी एस इज़ इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो क्यू डैश जो है ये हो जाएगा हमारा कितना, क्यू कैपिटल क्यू आर की क्यूब अपॉन आर की क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये मैंने क्यू डैश की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। ओके, नाउ ds जो फुल इंटीग्रेशन इसका हम कर देंगे, सरफेस इंटीग्रेशन ds का, तो ये जो क्यू आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ऑलराइट, नाउ ई वेक्टर डॉट ds कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो ds है ये तो हमारा स्मॉल जो है इसके लिए है, जो गॉसियन सरफेस है उसके हमें एरिया निकालना है। ऑलराइट, इज़ इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट
कैपिटल आर क्यू। तो इस आर स्क्वायर से इस ये पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो आएगा वो हमारा आ जाएगा कैपिटल क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस कितना रहा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यू। ऑलराइट, तो ये हमारा आएगा कहाँ, फील्ड इनसाइड द सॉलिड शेल, फील्ड इनसाइड द सॉलिड शेल। ऑलराइट, और इसके अगर आउटसाइड की अगर हम बात करें, यहाँ पर कोई है तो यहाँ पर सेम आउटसाइड के लिए सेम रहेगा, सही है। और फील्ड आउटसाइड के लिए कितना रहेगा, फील्ड आउटसाइड द सॉलिड सेल वो सेम जैसे हमने हॉलो के लिए निकाला था, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू जो कि नेट चार्ज है अपॉन आर स्क्वायर, सेम इतना बनेगा, वेयर आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, आर इज़ द डिस्टेंस। ऑलराइट, तो ये इतना बनेगा। तो आउटसाइड के लिए तो आप समझ ही सकते हो, गॉसियन सरफेस मानेंगे तो सेम फील्ड ऐसा आ जाएगा जैसे कि हमने हॉलो के लिए निकाला था। बाकी इसके जो मेन है वो किस में है, इसके केस में है, सॉलिड सेल के केस में। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत हुई हो तो दोबारा से एक बार वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा ध्यान से। बहुत ही इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमने पर यूनिट वॉल्यूम का निकाल लिया है, तो पर यूनिट वॉल्यूम का जो भी आएगा हमारा, उसको हमें इस नेट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना चार्ज इस छोटे वाले वॉल्यूम पे होगा वो आ जाएगा। बस इतना ही किया है, और बीच में हम वॉल्यूम में उसको मल्टीप्लाई करना भूल गए थे और हमने वही सिंपल जो पर यूनिट वॉल्यूम का आया था उसमें रख दिया था। ऑलराइट, अगर आपको वीडियो गाइस पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जो है ज़रूर करना और इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाते रहेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।